हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड किए हैं। ऑल्सो मैंने सिकल सेल एनीमिया पर डिटेल लेक्चर एक्सप्लेन किया है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया इज। सिकल सेल एनीमिया किस टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, सेकंड ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, थर्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस या फिर डी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। इसका राइट आंसर है ए, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया क्या है? सबसे पहले ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होती हैं उनका डिसऑर्डर है। सेकंड थिंग ये रिसेसिव है। डोमिनेंट होते हैं कि अगर एक भी जीन आए, एक भी कॉपी आए तो वो अपना साइन एंड सिम्टम्स या फिर डिसीज शो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिकल सेल एनीमिया एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसलिए दोनों कॉपीज ऑफ जीन्स अगर चाइल्ड में आएगी तभी ये जो डिसऑर्डर है वो शो होगा। नेक्स्ट इज विच काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में किस टाइप का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है? तो आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि सिकल सेल एनीमिया पूछा है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है HbAA। तो इसमें पेयर में दिया गया है, अब यहाँ पर जो एलील्स हैं या फिर जीन्स है वो पेयर में दी गई हैं, HbSS, HbA1 एंड HbAS। नाउ HbAA, ये वाला HbA मीन्स हीमोग्लोबिन का ये टाइप क्या है? A फॉर एडल्ट। तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन एडल्ट्स में प्रेजेंट होता है वो ये वाला है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया? सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया का जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है HbS, एंड ये तभी शो होता है, मैंने बताया था, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है तो दो कॉपीज प्रेजेंट होगी तभी ये शो होगा। तो दोनों पेरेंट्स से अगर SS कॉपी आएगी तो तभी ये शो होगा। तो इसलिए सिकल सेल एनीमिया का ये राइट आंसर है HbSS। तो हीमोग्लोबिन अगर HbS प्रेजेंट होगा और सिंपली HbS होता ऑप्शन में तो भी वो राइट होता, यहाँ पर पेयर में दिया गया है तो वो भी राइट आंसर है, HbSS इसका राइट आंसर है। नाउ विच काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन अ पेशेंट हु हैज सिकल सेल ट्रेट। नाउ ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट कैसे है? यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है सिकल सेल ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है कि ऐसा पेशेंट जिसमें सिकल सेल एनीमिया नहीं है लेकिन वो जीन कैरी कर रहा है, उसके पास एक कॉपी ऐसी है जो कि वो कैरी कर रहा है, और अगर दूसरे पेरेंट से भी एक कॉपी आ जाए तो अगर बच्चे में दोनों कॉपी आ जाती है तो वो सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट होगा। नाउ सिकल सेल ट्रेट वाला कौन सा होगा? HbAA, HbSS, HbA1 या फिर HbAS। नाउ सिकल सेल ट्रेट यानी कैरियर, तो कैरियर के पास एक तो HbA नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा और एक जो सिकल सेल एनीमिया वाला जीन है वो होगा। तो जो ट्रेट होगा या फिर कैरियर, उसके पास इस तरह से पेयर प्रेजेंट होगा, एक नॉर्मल का और एक सिकल सेल का। तो इसका राइट आंसर है डी, HbAS। इसमें HbSS नहीं आएगा क्योंकि ये वाला पेशेंट क्या है? सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट है, और ये क्या है? नॉर्मल है। नाउ विच पेशेंट पॉपुलेशन इज एट रिस्क फॉर सिकल सेल डिसीज। कौन सी पॉपुलेशन रिस्क पर है सिकल सेल डिसीज के? तो इसके ऑप्शन है नेटिव अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन, लैटिनो, ऑल ऑफ द अबव। नाउ जो सिकल सेल एनीमिया है वो ज्यादा प्रेवलेंट या फिर ज्यादा इंसिडेंट्स किस में देखने को मिलते हैं? अफ्रीकन अमेरिकन में। तो इसका राइट आंसर है बी, नेटिव अमेरिकन में इतना नहीं देखने को मिलता, लैटिनो में नहीं, एंड अफ्रीकन अमेरिकन में इसके ज्यादा इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। विच HB चेन अफेक्टेड इन सिकल सेल एनीमिया। कौन सी चेन, हीमोग्लोबिन चेन सिकल सेल एनीमिया में अफेक्टेड होती है? अल्फा चेन, बीटा चेन, गामा चेन, डेल्टा चेन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है बीटा चेन। तो सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन अफेक्टेड होती है, और बीटा चेन पर भी जो अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर पर म्यूटेशन होती है, तो सिंगल पॉइंट म्यूटेशन होती है। ये जो 6 नंबर पर ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है वो वेलाइन से रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड आ जाता है? वेलाइन आ जाता है, तो इसलिए बीटा चेन का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इन विच एन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन लीड्स टू क्रॉनिक हीमोलिटिक एनीमिया ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन ऑफ DNA। अब इनमें से कौन सा डिसऑर्डर ऐसा है जिसमें क्रॉनिक हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा है? किस वजह से? पॉइंट म्यूटेशन ऑफ DNA। पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक सिंगल सीक्वेंस में चेंज आया है जीन में, तो
ए ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, बी थैलेसीमिया, सी हीमोफीलिया, या फिर डी बोथ ए एंड बी, सिकल सेल एनीमिया भी और थैलेसीमिया भी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, सिकल सेल एनीमिया। ओनली सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन होता है। जैसे कि मैंने बताया कि बीटा चेन में जो 6 नंबर पर अमाइनो एसिड है वो ग्लूटामिक होता है वैसे, लेकिन वो वेलाइन उसकी जगह आ जाता है, तो वो एक पॉइंट म्यूटेशन है, एक सिंगल सीक्वेंस में चेंज आया है। बाकी ये जो डिसऑर्डर्स हैं इसमें एक से ज्यादा, सिंगल से ज्यादा जीन्स में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग सिकल सेल एनीमिया? इनमें से क्या करेक्ट है? तो फर्स्ट है लो हीमोग्लोबिन लेवल एंड सिकल्ड आरबीसीज। हीमोग्लोबिन लेवल लो होगा, सिकल शेप के आरबीसीज होंगे। सेकेंड कोज फॉर हीमोलिटिक एनीमिया, ये एक हीमोलिटिक एनीमिया है, मीन्स जिसमें ब्रेकडाउन होता है आरबीसीज का, जल्दी हो जाता है, प्री मेच्योर। देन फीटल एचबी इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर, इसमें अगर फीटल एचबी होता है, एचबीएफ, वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। डी ऑल ऑफ दी अबव, तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। तो इसमें लो हीमोग्लोबिन भी देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया में, एंड सिकल शेप के आरबीसीज भी। सिकल शेप के आरबीसीज है इसलिए वो प्री मेच्योर, उनकी ब्रेकडाउन हो जाता है, तो हीमोलिटिक एनीमिया के ही अंडर आता है। फीटल एचबी इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर, तो इसमें एचबीएफ को स्टिमुलेट किया जाता है, तो इसमें एक मेडिकेशन भी दी जाती है हाइड्रोक्सी यूरिया, जो कि एचबीएफ फीटल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। ये एचबीएफ बेबी के इंट्रायूट्राइन लाइफ में और बर्थ के 6 मंथ्स तक प्रेजेंट होता है, उसके बाद ही एचबीए एडल्ट हीमोग्लोबिन से रिप्लेस हो जाता है, और सिकल सेल एनीमिया के केस में ये एचबीएस से रिप्लेस हो जाता है। तो एचबीएफ की जो एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन के लिए अच्छी होती है, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है एंड सिकलिंग को प्रिवेंट करता है। देन विच वन इज नॉट अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर रिलेटिंग टू पेन क्राइसिस इन द चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया? इनमें से पेन क्राइसिस का प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर कौन सा नहीं है? तो विच वन इज नॉट अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर? तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? पेन क्राइसिस होता है, पेनफुल कंडीशन होती है, और इसके कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो कौन सा नहीं है? फर्स्ट फ्लूइड ओवरलोड, सेकेंड स्ट्रेस, थर्ड ट्रॉमा एंड डी इन्फेक्शन। तो इनमें से राइट आंसर क्या है? फ्लूइड ओवरलोड, क्योंकि इसके जो ट्रिगर्स हैं बेसिकली सिकल सेल एनीमिया के, वो क्या है? एक तो डिहाइड्रेशन, कि अगर वाटर का लेवल बॉडी में कम होगा, तो एक तो ये सिकल सेल्स हैं, इनकी शेप ही ऐसी है कि ये क्या है? ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं ब्लड वेसल्स में जब वो फ्लो होते हैं, और ऊपर से डिहाइड्रेशन होगा, वाटर नहीं होगा तो प्लाज्मा का लेवल कम होगा, तो ये और ज्यादा ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे। इसलिए फ्लूइड ओवरलोड से ये ट्रिगर नहीं होता, जबकि डिहाइड्रेशन से होता है। तो फ्लूइड ओवरलोड से ये क्या होगा? सिकलिंग कम होगी, क्योंकि ये जो सिकल शेप के आरबीसीज हैं ये फ्लो होते रहेंगे वाटर में, ब्लॉकेज नहीं क्रिएट करेंगे। दूसरा जो इसका ट्रिगर है वो क्या है? हाइपोक्सिया, ऐसी कंडीशंस जो कि लो ऑक्सीजन को बढ़ावा देती है, ठीक है, हाइपोक्सिया को ट्रिगर करती है लो ऑक्सीजन। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? जैसे कि हाई एल्टीट्यूड पर जाना, ठीक है, ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज करनी जो कि ज़्यादा इंटेंसिटी की हो, वो भी ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज करेगी। कोई स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, या फिर ट्रॉमा, ऐसी कंडीशन, अगर आप ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, बार बार ट्रॉमा हो रहा है, ऐसी कंडीशन भी क्या कर सकती है? ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज कर सकती है। तो इसमें से क्या आता है? स्ट्रेस भी सिकल सेल क्राइसिस को इंक्रीज करती है, पेन क्राइसिस को इंक्रीज करती है, ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज करती है, ट्रॉमा भी, एंड इन्फेक्शन भी। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज करता है, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है। इन्फेक्शन के साथ क्या होता है? फीवर भी होता है, तो फीवर भी हाइपोक्सिया कर सकता है, स्पेशली अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्लूइड ओवरलोड, क्योंकि ये इसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं है। जबकि जब फ्लूइड देते हैं तो ये सिकल सेल एनीमिया में रिलीफ मिलता है, तो फ्लूइड थेरेपी भी हम इसमें देते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सिकल सेल एनीमिया? इनमें से क्या करेक्ट नहीं है सिकल सेल एनीमिया के बारे में? हाईएस्ट प्रेवलेंस इज सीन इन अफ्रीका, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, फीटल हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर, हाई ऑक्सीजन टेंशन प्रमोट सिकलिंग ऑफ आरबीसीज। तो ये सभी तो सिकल सेल एनीमिया के लिए ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि अफ्रीका में ये ज्यादा देखने को मिलता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर भी है ये, और फीटल हीमोग्लोबिन एक प्रोटेक्टिव फैक्टर भी है इसके लिए। हाई ऑक्सीजन टेंशन में ये नहीं होता, जबकि लो ऑक्सीजन टेंशन में होता है, हाइपोक्सिया में होता है सिकल सेल एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि यही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट नहीं है सिकल सेल एनीमिया के लिए। नेक्स्ट इज विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप
टू अबॉर्ट द सिकल सेल क्राइसिस। सिकल सेल क्राइसिस मतलब जब सिकल शेप के सेल्स बन रहे हैं, जब ऑक्सीजन कम होती है बॉडी में तो ये ट्रिगर होते हैं, तो जो नॉर्मल सेल्स हैं वो सिकल शेप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको अबॉर्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? अबॉर्ट मीन स्टॉप करने का या फिर रिवर्स करने का। तो आवरली ऑफरिंग वाटर टू ड्रिंक, आवरली वाटर दो। कोल्ड पैक्स ऑन पेन साइट पर पेन को रोकने के लिए कोल्ड पैक लगाओ। ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करो। आवरली टीपीआर मॉनिटरिंग, वाइटल्स लेते रहो आवरली। तो यहाँ पर क्या बताया, सिकल सेल्स को अबॉर्ट करना है, रोकना है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आएगा आवरली ऑफरिंग वाटर टू ड्रिंक। तो इसमें हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, अगर डिहाइड्रेशन होगी तो सिकलिंग और ज्यादा होगी, तो हाइड्रेशन देना है, आईवी फ्लूइड्स देने हैं। अगर पेशेंट ऑरली टॉलरेट कर रहा है तो ओरली फ्लूइड्स दे सकते हैं, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन तो आईवी फ्लूइड्स भी देते हैं। कोल्ड पैक इसमें नहीं लगाते, क्योंकि कोल्ड पैक से क्या होता है कि ब्लड वेसल्स और नैरो होती हैं, ब्लड वेसल्स और नैरो होंगी तो सिकलिंग होगी और ज्यादा ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे सिकल शेप सेल्स, तो इसमें हॉट पैक्स देते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग ये हम कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या है, अबॉर्ट नहीं होगा सिकल सेल क्राइसिस, इससे रुकेगा नहीं। तो रुकता कैसे? अगर हम ऑक्सीजन देते, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते, लेकिन यहाँ पर जस्ट मॉनिटरिंग की बात हो रही है। आवरली टीपीआर, अगेन ये भी क्या है, मॉनिटरिंग है, इससे क्या है, सिकल सेल क्राइसिस रुकेगा नहीं। Then which of the following is not a treatment for sickle cell anemia? इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट नहीं है सिकल सेल एनीमिया का? तो ऑक्सीजन थेरेपी ये ट्रीटमेंट है सिकल सेल एनीमिया का, क्योंकि लो ऑक्सीजन से ही ये ट्रिगर होता है, तो ऑक्सीजन देंगे तो ये अबॉर्ट हो जाएगा। आईवी फ्लूइड्स भी देने हैं, इसमें हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। हाइड्रेशन से क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करेंगे सिकल सेल्स, वो फ्लो होते रहेंगे। एंटीबायोटिक्स भी इसमें हम देते हैं, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो स्प्लीन है उस पर बहुत अफेक्ट देखने को मिलता है, स्प्लीन का वर्क इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है, स्प्लीनोमेगैली हो जाता है। और अगर जो ब्लड वेसल स्प्लीन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही है, अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि जो स्प्लीन है वो अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और स्प्लीन का इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करना, इम्यून सिस्टम में भी वो हेल्प करती है और फॉरेन पार्टिकल्स को किल करती है। तो अगर स्प्लीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी तो एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे। एंड आयरन सप्लीमेंट्स, नाउ सिकल सेल एनीमिया में क्या आयरन की जरूरत पड़ती है? क्या आयरन की डेफिशिएंसी से सिकल सेल एनीमिया हो रहा है? नहीं, तो ये नहीं चाहिए, ये एक ट्रीटमेंट नहीं है। देन मॉर्फिन क्या है, पेन किलर है, तो ये पेनफुल होता है बहुत सिकल सेल एनीमिया, तो मॉर्फिन इसमें देनी है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, इसका क्या है, डेफिनेटिव या फिर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत भी सिकल सेल एनीमिया में पड़ सकती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, आयरन सप्लीमेंट सिकल सेल एनीमिया का ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हम आयरन देते हैं और इसके अलावा, क्योंकि आयरन की कमी तो है नहीं, और अगर आयरन दे देंगे तो आयरन ओवरलोड भी हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट इन सिकल सेल क्राइसिस इंक्लूड, इसमें से कौन सी नर्सिंग मैनेजमेंट है पेशेंट के लिए सिकल सेल क्राइसिस में? सिकल सेल क्राइसिस का मतलब है कि जब पेन भी हो रहा है और जो सारी कंडीशन है सिकल सेल क्राइसिस की, सिकल शेप के सेल्स भी बन रहे हैं। एंड सिकल सेल क्राइसिस में मैंने 4 चीजें बताई थी, वॉश, VASH, तो V से क्या था, वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस, एंड पेन क्राइसिस भी इसी में आ रहा था, जिसकी वजह से पेन हो रहा था। एप्लास्टिक क्राइसिस, स्प्लीन सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस एंड हीमोलाइटिक क्राइसिस। तो इसमें कौन सी नर्सिंग मैनेजमेंट है इसके लिए? फर्स्ट, प्लेटलेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड CBC मॉनिटरिंग, प्लेटलेट एडमिनिस्टर करो और कंप्लीट ब्लड काउंट को मॉनिटर करते रहो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड आयरन रिप्लेसमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दो एंड आयरन को भी रिप्लेस करो। बेड रेस्ट एंड हेपरिन थेरेपी, पेशेंट को बोलो बेड रेस्ट पर रहे, साथ में ही हेपरिन थेरेपी भी स्टार्ट कर दो ताकि क्लोट ना बने। राउंड द क्लॉक एनाल्जेसिक्स एंड ऑक्सीजन थेरेपी, तो इनमें से कौन सी नर्सिंग मैनेजमेंट है? D इसका राइट आंसर है। ये तीनों हम नहीं करते इसमें राउंड द क्लॉक एनाल्जेसिक चाहिए होती है, क्योंकि पेनफुल क्राइसिस होता है, पेन इसमें बहुत होती है वेजो ओक्लूजन के कारण। तो राउंड द क्लॉक का मतलब है कि ये नहीं कि PRN देनी है, जब जरूरत पड़े तब नहीं देनी, हर टाइम एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर हर टाइम पेशेंट को एनाल्जेसिक्स देने हैं, तो राउंड द क्लॉक देने हैं। ऑक्सीजन थेरेपी, साथ में ऑक्सीजन थेरेपी भी देनी है ताकि हाइपोक्सिया ना हो एंड ये जो सिकलिंग है वो स्टार्ट ना हो।
प्लेटलेट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें नहीं करते, सीबीसी मॉनिटरिंग करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में अगर एक चीज सही दी होगी लेकिन दूसरी चीज सही नहीं होगी तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे इस तरह से आंसर्स दिए होंगे, इस तरह से ऑप्शंस दिए होंगे। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसमें देते हैं लेकिन आयरन रिप्लेसमेंट नहीं देते। बेड रेस्ट इसमें कहते हैं लेकिन हेपरिन थेरेपी नहीं देते। देन सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस इज रिलेटेड टू, सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस किस में आता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, पर्नीशियस एनीमिया में, ए प्लास्टिक या फिर सिकल सेल। तो सिकल सेल एनीमिया में सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस देखने को मिलता है। तो सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस आपको मैंने डिटेल में समझाया है, जो मैंने सिकल सेल एनीमिया का लेक्चर एक्सप्लेन किया है। तो ये स्प्लीन से रिलेटेड होता है। देन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया एक्सेप्ट, ये सभी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है सिकल सेल एनीमिया की, लेकिन इसमें एक नहीं है। तो फर्स्ट आता है इट इज एन इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ एनीमिया, इनहेरिट होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सेकंड, आरबीसीज हैव लाइफ स्पैन ऑफ 60 to 90 डेज, इसमें 60 to 90 डेज आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम इसमें हो सकता है। एचबीएफ इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर। तो देखो ये इनहेरिटेड भी है क्योंकि ये जेनेटिक कंडीशन है, म्यूटेशन इसमें हो रहा है जीन्स में, तो एक फैमिली से दूसरी फैमिली में रन हो सकती है। हो सकता है कि एक फैमिली में सिम्टम्स ना दिखे लेकिन वो जीन को कैरी कर रहे हैं, तो इनहेरिटेड है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम इसमें हो सकता है क्योंकि अगर जो चेस्ट को या फिर लंग्स को जो ब्लड सप्लाई जा रही है अगर उसमें ऑक्लूजन हो जाती है तो चेस्ट पेन हो सकता है, तो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम इसमें देखने को मिल सकता है। एचबीएफ इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर, हीमोग्लोबिन जो एफ है वो इसमें प्रोटेक्टिव फैक्टर है। तो आरबीसीज का इसमें जो लाइफ स्पैन होता है सिकल सेल एनीमिया में वो बहुत शॉर्ट होता है, 10 to 20 डेज, 20 डेज मैक्स होता है, 60 to 90 डेज नहीं होता। तो ये इसका राइट आंसर है, ये इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है सिकल सेल एनीमिया का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर वुड बी इंक्रीज्ड इन अ चाइल्ड हैविंग सिकल सेल एनीमिया, इनमें से क्या इंक्रीज हो जाएगा जिसको सिकल सेल एनीमिया है? आरबीसीज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, हिमेटोक्रिट लेवल इंक्रीज हो जाएगा या फिर रेटिकुलोसाइट लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तीनों जो हैं ये रिड्यूस होते हैं एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में भी, चाहे एनीमिया है चाहे सिकल सेल एनीमिया। आरबीसीज, हीमोग्लोबिन एंड हिमेटोक्रिट या फिर इसको पैक्ड सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं, इनका जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। रेटिकुलोसाइट क्या होते हैं? रेटिकुलोसाइट होते हैं जो प्री मेच्योर आरबीसीज होते हैं, जो बोन मैरो प्रोड्यूस करती हैं, स्टेम सेल प्रोड्यूस करते हैं, जिससे मेच्योर होकर आरबीसीज बनते हैं। तो क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है, अर्ली डेथ हो रही है आरबीसीज की, प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसकी वजह से आरबीसीज अपने लाइफ स्पैन से पहले ही डाई हो रहे हैं। तो बोन मैरो एक कॉम्पनसेशन करती है, इसके लिए कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है, वो क्या करती है ज्यादा से ज्यादा आरबीसीज को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है ताकि हमारे बॉडी को हीमोग्लोबिन मिल पाए। तो जो प्रीमेच्योर आरबीसीज है उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो रेटिकुलोसाइट लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये कि इंक्रीज क्या हो जाता है इनमें से पैरामीटर, वो रेटिकुलोसाइट लेवल इंक्रीज हो जाता है। देन सिकल सेल एनीमिया गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट को इनमें से किस में से प्रोटेक्शन मिलती है? तो डेंगू से मिलती है, काला आजार से मिलती है, मलेरिया से मिलती है, चिकनगुनिया से मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मलेरिया। तो मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। तो जो प्लाज्मोडियम है वो आरबीसीज में अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिकल शेप की आरबीसीज है, तो एक तो इसके लिए बेटर इन्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए जो फेवरेबल इन्वायरमेंट है वो डिस्क शेप जो बाइकनकेव आरबीसीज है वो है। एक तो इसकी शेप ही इसके लिए अच्छी नहीं है प्लाज्मोडियम वायरस के लिए, अगर ये एंटर हो भी जाता है तो आरबीसीज क्या है, जल्दी डाई हो रही हैं, 20 डेज में ही किल हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रही है उनकी। तो ये क्या है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए मलेरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। जो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट उनको मलेरिया नहीं होता। नेक्स्ट है ओटोस्प्लेनेक्टमी इज सीन इन डैश कंडीशन। ओटोस्प्लेनेक्टमी किसमें देखने को मिलता है? ओटोस्प्लेनेक्टमी होता है कि स्प्लीन का जो फंक्शन है वो बॉडी में खत्म हो गया है या बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है, स्प्लीन का जो साइज है वो श्रिंक हो गया है। अब वो किसमें देखने को मिलता है? आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ऑफ कोर्स हम सिकल सेल एनीमिया के एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ओटोस्प्लेनेक्टमी किसमें होता है, सिकल सेल एनीमिया में होता है। क्यों होता है? स्प्लीन क्या करता है, वो ग्रेवयार्ड है आरबीसीज का। यहाँ पे आरबीसीज क्या है, जल्दी टूट रहे हैं, 20 डेज में ही सिकल शेप्ड आरबीसीज टूट रहे हैं। तो क्या होता है, स्प्लीन में बहुत ज्यादा आरबीसीज ट्रैप हो जाते हैं और
विद टाइम क्या होता है, इसका जो वर्कलोड है स्प्लीन का वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। एक तो स्प्लीन का वर्क भी इंक्रीज हो रहा है, दूसरी चीज क्या हो रही है कि जो ब्लड वेसल स्प्लीन को सप्लाई कर रही हैं ब्लड सप्लाई, अगर उनमें वेजो ऑक्लूजन हो जाती है तो स्प्लीन को भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाती। एक तो स्प्लीन का वर्कलोड भी इंक्रीज हो रहा है और स्प्लीन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो क्रॉनिक सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा कि स्प्लीन क्या होने लग जाएगा, श्रिंक होने लग जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, ऑटोस्प्लेनेक्टमी बोलते हैं, एंड अल्टीमेटली जो स्प्लीन नॉन फंक्शनल हो जाती है। देन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ हिमोलिटिक एनीमिया एक्सेप्ट, ठीक है, ये सभी हिमोलिटिक एनीमिया के टाइप्स हैं एक्सेप्ट मतलब वन नहीं है। सिकल सेल एनीमिया, G6PD डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, तो ये सभी हिमोलिटिक एनीमिया के टाइप हैं तीनों। तो हिमोलिटिक एनीमिया पर भी मैंने लेक्चर बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 एंड विटामिन B9 फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ये हिमोलिटिक एनीमिया नहीं है, इसमें अर्ली डिस्ट्रक्शन नहीं होता। सो आई होप आपको MCQs क्लियर हुए हों सिकल सेल एनीमिया के, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।